आज लेके आए हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, जिनके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पहला क्वेश्चन है, पुंकेसर यानी स्टामेन का लंबा और पतला डंठल क्या कहलाता है? देखिएगा, पुंकेसर स्टामेन का लंबा और पतला डंठल क्या कहलाती है? तो ये रहा पुंकेसर का भाग। ठीक है, जो द्विपालित होती है और सबसे लंबा भाग जो है ना, फिलामेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? फिलामेंट। परागकोश ये वाला भाग हो गया, वर्तिका ये तो मादा भाग का हो गया, स्त्री केसर का है। ठीक है, तो सही आंसर फिलामेंट्स। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, एक प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश यानी एंथर होता है। परागकोश क्या होता है? एक कोशिकीय होता है कि द्विकोशिकीय होता है कि त्रिकोशिकीय कि बहुकोशिकीय? तो परागकोश जो है ना में परागकोश एंथर जो है, जब हम इसको काटते हैं तो ये संरचना डाइलुफ्ट दिखती है, द्विपालित दिखती है, द्विकोष्ठक दिखता है। तो क्या हो जाएगा? द्विकोष्ठकीय। यानी ये होता है कैसा? डाइलुफ्ट। तीसरा क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत जो पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणुधानी, जब हम परागकोश को काटते हैं तो प्रत्येक भाग, यानी जब हम परागकोश को काटते हैं तो ये प्रत्येक भाग कोष्ठक कहलाता है, और प्रत्येक कोष्ठक को हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। अब ये लघु बीजाणुधानी यानी ये एक भाग ऐसे दिखाई देती है। ये लगता है कि इसमें क्या है? दरार है, और ये 4 स्तरों का मिलकर बना होता है। कहीं कहीं संख्या इनकी 4 भी होती है, कहीं कहीं 6 भी होती है, क्योंकि मध्य परत जो है ना 1 से 3 तक हो सकता है। तो इसमें बोला गया है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत, तो सबसे बाहर वाला बाह्य परत, अंतर वाला अंतथिशियम, उसके अंदर मध्य परत, और सबसे लास्ट वाला जो है ना टैपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है? टैपिटम। एपिडर्मिस सबसे बाहर, इंडोथेसियम उसके अंदर का परत, मध्य परत उसके अंदर, और सबसे लास्ट में आता है टैपिटम, जो पोषण प्रदान करती है परागकणों के लिए। अब नेक्स्ट, चौथा, स्पोरोपोलेनिन। क्या है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी वसा अम्ल होता है। वसा अम्ल की सबसे लंबी श्रृंखला मिलती है, सबसे लंबी श्रृंखला, और सबसे लंबी श्रृंखला जिसकी मिलती है वसा अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ किस में होता है? स्पोरोपोलेनिन में, जो सबसे कठोर होता है।
अगर पादप जगत की बात करें, पादप जगत की बात करें तो सबसे कठोर भाग स्पोरोपोलिन होता है। और मनुष्य की बात करें तो दांत में लगा होता है एनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अब नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है कि परागकण की अंतःचोल, परागकण की अंतःचोल जिनको हम इंटाइन भी बोलते हैं, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन बाह्य बनाता है एक जाइन, और इंटाइन जो है ना बना होता है, जो निर्माण करती है प्रोबिस। ठीक है, तो ये हो गया लघु बीजाणु जिनके ऊपर प्रोबिस का लेयर रहता है, और प्रोबिस के बाद स्पोरोपोलिन का लेयर होता है। तो स्पोरोपोलिन सबसे बाहरी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक जाइन, और अंतः वाला इंटाइन, जो लिपिड का बना होता है, एक प्रकार का सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। नेक्स्ट छठा, 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों में परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं? इसमें पूछा गया है कि 60% जो आवृत बीजी पादपों में परागकण जो बनते हैं, ये कोशिका, एक बनता है केंद्र कोशिका और एक बनता है कायिक कोशिका। एक बनता है केंद्र कोशिका और दूसरी बनती है कायिक कोशिका। ये ही दो कोशिकीय अवस्था 60% परागकण बनती है, जिनको हम अपरिपक्व, जिसको हम अपरिपक्व परागकण कहते हैं। क्योंकि ये परागकण निषेचन करने में निश्चित होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो नर युग्मकोद्भिद है, ये जो नर भाग है जिनके अंदर युग्मक धारण किए हुआ है, एक ही कोशिका है जो परिपक्व नहीं कहलाती है। 40% है जो 3 कोशिकीय अवस्था बनाती है, 3 कोशिकीय अवस्था बनाती है, जिसमें 2 होगा केंद्र कोशिका, जिसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, और एक होता है कायिक कोशिका। एक होती है कायिक कोशिका। और ये 40% भाग जो ये परागकण बनाई, ये भूमिका निभाती है निषेचन में। तो इसमें 2 कोशिकीय अवस्था जो है ना, ज़्यादातर क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, यानी व्यर्थ हो जाएंगे। ठीक है, और 3 कोशिकीय अवस्था ये परिपक्व परागकण बोलते हैं, यानी परिपक्व नर युग्मकोद्भिद भी बोल देंगे, युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब नेक्स्ट 7वां, क्वेश्चन है कि पार्थेनियम यानी गाजर घास बोलते हैं, इसका प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? गाजर घास जो भारत में लाया गया, इनको गेहूं के साथ लाया गया। गेहूं का बीज जब आया तो इसके साथ आया कौन? पार्थेनियम, यानी गाजर घास, जो विदेशी द्वारा आक्रमण किया गया भारत पे कि इनको नुकसान हो। और ये जो पार्थेनियम है, क्या ये फल नहीं देता? हाँ, फल तो नहीं देता, सही बात है। यह पराग एलर्जी करता है? हाँ, करता है। यह जहरीला होता है? हाँ, होता है। ये पानी सोखता है? सोखता भी है। पानी क्यों नहीं सोखेगा, ये तो इनकी मुख्य भूमिका है।
तो सबसे पहले पार्थेनियम जो है ना जहरीला है। अगर पराग एलर्जी यानी एलर्जी तो उत्पन्न करती है, अगर एलर्जी का ऑप्शन नहीं हो तो ये जहरीला बहुत है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि पराग एलर्जी करता है, तो यानी इनका जो एलर्जन है, इनका जो एलर्जी है अस्थमा के लिए और ब्रोंकाइटिस के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। यानी उत्पन्न कर देती है रोग जिसका नाम है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, यानी श्वसनीय शोध समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो ये एलर्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए ये 60% आपका ये सही है। नेक्स्ट 8वां जयांग, जिसको हम गाइनोसियम कहते हैं। क्या है जयांग? गाइनोसियम ये मादा भाग है, किसकी? पादप की, क्योंकि पादप का ही तो है। कि इकाई क्या है? पादप स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। स्त्री केसरों का समूह क्या कहलाती है? जयांग कहलाती है। क्या कहलाएगी? जयांग। और ये जो जयांग है ना, बना होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों भाग मिलके बनाती है स्त्री केसर। और ये बोल दूं कि स्त्री केसर के समूह को हम बोल देते हैं क्या? जयांग। तो ये भाग किसका है? तो ऑप्शन में दिया गया है स्त्री केसर, तो स्त्री केसर हो जाएगा। बाह्य दल है? नहीं, पुष्प का भाग है। पुंग केसर नर का भाग है, पंखुड़ी नहीं। तो नेक्स्ट 9वां बीजांड, जिसको ओवूल बोलते हैं। बीजांड वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है। तो ये रहा किसकी? मादा भाग जयांग, जिसके अंदर होंगे कौन होंगे? बीजांड काय, बीजांड जो निर्माण करती है बीज का। अब इसके अंदर कौन होगा? कोशिका होगी। अब ये जो है बीजांड वृंत यहाँ से जुड़ी रहती है ना। और जिस भाग पर जुड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि बीजांड जो है ना, वह स्थान जहां पे बीजांड वृंत जुड़ा हुआ है, इस भाग को हम बोलते हैं क्या? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। जिसको क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है, निभाग नहीं, हाइलम को बोलते हैं चलेगा। नेक्स्ट 10वां एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियोसैक परिपक्वता पर होता है। क्या होता है परिपक्वता पर? एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोष परिपक्व जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनके अंदर 8 न्यूक्लियस 4 कोशिकीय अवस्था बनेगी, कि 7 न्यूक्लियस 8 कोशिकीय अवस्था बनेगी, कि 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकीय अवस्था बनेगी, कि 7 न्यूक्लियस 7 कोशिकीय अवस्था बनेगी। तो जब ये परिपक्व हो जाती है तो इनके अंदर 8 कोशिका का निर्माण होती है, जिसमें 3 कोशिका ऊपर चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका जो ऊपर चली गई, बीच में रह जाती है 2 कोशिका, 2 न्यूक्लियस है ना, और नीचे रह जाती है 3 न्यूक्लियस, जिसमें इसको हम बोलते हैं बीच वाले को अंड कोशिका, जो निषेचन में
सहायता करती है कौन? अंड कोशिका। और इनके बगल में जो दो कोशिका है, इनके अंड कोशिका को क्या बोल देते हैं? अंड कोशिका का सहायक है, यानी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। अब ये जब विभाजन हो जाता है तो इसके बाद ये दो कोशिका है आपस में मिल जाती है, तो कोशिका हो गई 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों कोशिका आपस में मिल जाती है। तो कोशिका कितनी हो जाएगी? 7। और न्यूक्लियस कैसे हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकीय अवस्था, ये परिपक्व होता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 11, फिलीफॉर्म उपकरण, फिलीफॉर्म ऑपरेटस किस कोशिका की विशेषता है? फिलीफॉर्म सहायक कोशिका को ही तो बोलते हैं, ये भी तो बताया। ये कोशिका है, ऊपर 3 कोशिका, नीचे 3 कोशिका, एक बीच में अंड कोशिका, दूसरा जो है सहायक कोशिका, और ये हो गया केंद्र कोशिका जो मिल जाती है आपस में, एक ही कोशिका का निर्माण करती है। और ये अंड कोशिका के बगल में जो दो होते हैं सहायक कोशिका, यही निर्माण करती है फिलीफॉर्म पुटिका का। किसकी निर्माण करती है? फिलीफॉर्म पुटिका। अब ये फिलीफॉर्म पुटिका क्या है कि स्त्रावन करती है रसायन का, बोरोन, आयनोसिटॉल। अब ये आयन क्या करेगी? ये रसायन क्या करेगी? सहायता प्रदान करेगी किसको? परागकण को आने के लिए, कि मादा के पास परागकण आए। किसके द्वारा? पराग नलिका द्वारा। तो मादा कोशिका के ही पास आए ये सहायक कोशिका रसायन को उत्पन्न करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म। ठीक है, तो फिलीफॉर्म उपकरण जो है ना, सहायक कोशिका के लिए मेन विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपरागन क्या है? स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए कौन सी युक्ति है? सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए सबसे पहले कि पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, जिसमें क्या होगी? पत्तियां अगर बंद रहेगी तो बाहर से परागकण उस पर नहीं आएंगे। अगर सपोज करना कि ये पादप है, यहाँ पे पुष्प लगी है, यहाँ पे भी पुष्प है, और यहाँ पे पादप है, और यहाँ पे भी पुष्प लगा है। यहाँ से परागकण अगर उड़ के यहाँ पे आ जाए तो इनको परागित कर देगी, तो क्या हो जाएगी? स्वपरागन की परपरागन, इसको हम बोल देंगे परपरागन। और ये पुष्प या ये पुष्प, इनका जो नर भाग होता है और एक स्त्री भाग होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो ये पुंकेसर से परागकण निकल के अगर स्त्री केसर पे आके बढ़ जाए तो इसको हम कहेंगे स्वपरागन। तो अगर इसको हम रोकना है या बाहर से पोलन ग्रेन नहीं आए, इसको रोकना है, तो ये पुष्प कैसा होना चाहिए? खुला की बंद? बंद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बंद है तो इसके अंदर अगर नर भाग है और मादा भाग है, तो नर का अगर क्या बोलते हैं कि ये परिपक्वन मादा से बाद हो तो क्या होगा? एक साथ ये परिपक्व नहीं हो पाएंगे, तो परागित भी नहीं होंगे। तो इनमें ऑप्शन दिया गया स्व असामंजस्य, एक लिंगता, विभिन्न कालिक परिपक्वता उपरोक्त में से सही। तो रोकने के लिए तीनों सही है। ठीक है, एक लिंग का होना जरूरी है, यानी नर और मादा अगर एक ही भाग में है तो नर भाग को हटा देना पड़ेगा, काट देना पड़ेगा, ताकि परागकण यहाँ पे नहीं आए, और बंद होना चाहिए। और इसके बाद दोनों अगर है तो अलग अलग समय पे परिपक्व हो तो क्या होगा? स्वपरागन रुक जाएगा, नहीं होगा। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट 13 नंबर, कोमेलिना में किस प्रकार का पुष्प पाए जाते हैं? बंद पुष्प पाए जाते हैं कि खुला पुष्प पाए जाते हैं? उन्मिल्य और अनुन्मिल्य,
ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। बंद भी होता है और खुला भी होता है। 14 अनुन्मिल्य। अनुन्मिल्य यानी बंद, बंद पुष्प सदैव क्या होता है, स्वपरागन के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि बंद पुष्प है तो बाहर से परागण नहीं आएंगे, तो क्या होगा, स्वपरागन ही तो होगा। नेक्स्ट 15 मक्का। मक्का में परागन किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है, कीट द्वारा नहीं होती। जल द्वारा तो होती ही नहीं, पक्षी द्वारा नहीं होती। मक्का में हवा द्वारा परागन होता है। इनका परागन हल्का सूक्ष्म होता है, जो हवा के द्वारा उड़ के जाती है और परागित कर देती है। नेक्स्ट 16 वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया जो जल में पाई जाने वाली पादप है, और हाइड्रिला, दोनों में परागन किसके द्वारा होता है, तो जलीय पौधा जो है ना विभिन्न प्रकार से परागित कर देती है। जल द्वारा भी होती है, हवा द्वारा भी होती है, और कीट द्वारा भी हो जाती है। लेकिन ये जो वेलिस्नेरिया है और हाइड्रिला है, जल द्वारा परागित होती है। इनका पुष्प जो है ना, इनका पुष्प जल द्वारा तैरते हुए मादा के पास जाकर यहाँ का परागन इसमें परागित कर देती है। तो माध्यम हुआ जल। ठीक है, नेक्स्ट 17 बैगिंग। बैगिंग यानी पुष्प का नर भाग, ये रहा नर भाग और ये रहा मादा भाग। नर भाग और मादा भाग होती है। तो मादा भाग को अगर कोई मनुष्य अपने द्वारा निषेचित कराती है, यानी मानव द्वारा निषेचित कराना हो, तो नर वाले भाग को काट दी जाती है और परागन लेके उसको रख दी जाती है। बैगिंग कर दी जाती है इसलिए कि बाहर से फिर परागन इसको निषेचित ना कर दे, तो इसको कही जाती है बैगिंग। और बैगिंग करके देखी जाती है कि ये जो पुष्प है ना परागित हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, कृत्रिम संकरण, यानी मानव द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 18 में है द्वि निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। नोआस्टिन ने बताया था। कौन बताया था, नोआस्टिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। बताया था, क्या बताया था, कि कोई कोशिका के अंदर यानी अंडाशय के अंदर पुष्प की बात की जा रही है। एक निषेचन कर रहा है केंद्र में और एक निषेचन कर रहा है कहाँ, यहाँ पे थी अंड कोशिका, यहाँ पे थी सहायक कोशिका, यहाँ पे थी अंड कोशिका। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन आएंगे, एक एन और एक एन, दो को जो पोलन ग्रेन यहाँ पर आएगी, और एक होती है कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका का रोल आधा होता है इनको पहुंचाने तक के लिए। अब ये जो नर युग्मकोद भी दोगो है, तो एक अंड कोशिका के साथ निषेचन कर जाती है और एक केंद्र कोशिका के साथ निषेचन कर जाती है। तो यहाँ पे बना देती है, दो पहले से है, एक आ गया 3, तो इनको बोलेंगे 3n, त्रिसंलयन। और यहाँ पर हो गया आपका n पहले से था और एक n आ गया, तो इसको बोलेंगे 2n। और ये निषेचन करके क्या बन जाएगा, मादा युग्मक, या मादा युग्मक जो है ना निषेचित हो जाएगी, और नर वाला भाग निषेचन करके ये आपको भ्रूण अलग बना देगा। भ्रूण पोष के लिए पोषण, भ्रूण के लिए पोषण देगा। तो ये हो गया पीईसी बोलते हैं। तो एक ही बार दो निषेचन करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या, द्वि निषेचन। और ये बात किसने बताई, नोआस्टिन ने बताई, नोआस्टिन। नेक्स्ट 19 त्रिसंलयन आया ना, ट्रिपल फ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीईसी कोशिका को बोलते हैं और केंद्र को बोलते हैं पीईएन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, त्रिसंलयन। नेक्स्ट 20 नारियल का पानी क्या है,
नारियल का पानी भ्रूण पोष तो है, लेकिन कैसा भ्रूण पोष है? तो मुक्त केंद्र की ये भ्रूण पोष है। और एक होता है नारियल का गिरी, इनके अंदर ये भ्रूण पोष ही हम लोग खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं? भ्रूण पोष ही खाते हैं। लेकिन एक पानी मिलता है, पानी पीने के बाद क्या मिलता है? गिरी मिलता है। तो ये गिरी जो हो गया ना, कोशिकीय भ्रूण पोष हो गया, और मुक्त भ्रूण पोष हो गया नारियल का पानी। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर, आभासी फल। आभासी फल जिनको हम फल फ्रूट भी बोलते हैं, इनको हम कुट फल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कुट फल। यानी फल बनाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? अंडाशय। तो अगर अंडाशय फल का निर्माण नहीं करे, अंडाशय क्या नहीं करे? फल का निर्माण नहीं करे, अंडाशय के साथ कोई और पुष्प का कोई भाग निर्माण कर दे, उसको हम बोलते हैं क्या? फल फ्रूट। जिनका उदाहरण है सेव। इनका सेव जो है ना, पुष्पासन भाग लेती है फल बनाने के लिए अंडाशय के साथ। नेक्स्ट 22, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है, पार्थिनोकार्पिक कहलाती है, यानी अनिषेक फलन। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, तो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनिषेक फलन। बिना निषेचन के ही फल बन गया, और जिस प्रक्रिया द्वारा होगी उसको हम बोलते हैं अनिषेक जनन। नेक्स्ट 23, अनिषेक फलित पार्थिनोकार्पिक फल का उदाहरण है केला। केला उदाहरण है कि ये जो पार्थिनोकार्पिक है, पार्थिनोकार्पिक यानी वैसा फल जिसमें अंडाशय भाग तो लेती है फल बनाने के लिए, लेकिन कोई नर भाग इनको निषेचन नहीं करता, इनको सिर्फ टच मात्र, यानी वर्तिकाग्र पे पोलन ग्रेन को रखा गया, और इसको टच मात्र से इनके अंदर एक ऑक्सिन हार्मोन आती है। ऑक्सिन है ना, कौन सा हार्मोन आती है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के माध्यम से इनको आभास होता है कि हमारे अंदर परागकण आ गई। अब क्या हो जाती है? अंडा से डायरेक्ट फल बना देती है। तो बिना निषेचन तो हुआ, लेकिन सिर्फ टच मात्र, स्पर्श मात्र से उसको हम बोलते हैं क्या? पार्थिनोकार्पिक। जिनका उदाहरण है कौन? केला। नेक्स्ट 24 नंबर, असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है? असंग जनन बिना निषेचन के बीज का निर्माण? हाँ। बिना निषेचन के फल का निर्माण? नहीं। निषेचन के साथ बीज का निर्माण? नहीं। जड़ का निर्माण तो बिल्कुल नहीं होगा। बिना निषेचन के बीज का निर्माण क्या कहलाती है? असंग जनन। बिना निषेचन के फल का निर्माण पार्थिनोकार्पिक अनिषेक फलन कहलाती है। नेक्स्ट 25, बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? यानी निषेचन करने के बाद एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका दोनों आपस में निषेचन की, लेकिन निषेचन के बाद युग्मनज तो एक ही रहा, लेकिन एक ही युग्मनज से बहुत सारे भ्रूण बन जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? बहुभ्रूणता। और इनका एक उदाहरण है सिट्रस फल, जिसको हम संतरा नींबू भी बोलते हैं, सिट्रस फल में आती है। नेक्स्ट 26 नंबर, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष इंडोस्पर्म का कार्य क्या है?
भ्रूण पोष इंडोस्पर्म का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। सीधी सी बात है, भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण देना भ्रूण पोष कहलाती है। नेक्स्ट 27 नंबर, परिपक्व। परिपक्व बीज में जब भ्रूण पोष पूरी तरह से उपयोग हो जाती है, यानी भ्रूण पोष को पूरी तरह से यूज कर लिया गया, उपयोग कर लिया गया, ऐसे को हम बोलते हैं गैर एबुल्यूमिनस। बहुत ऐसा है कि पुष्प के अंदर अंडाशय में जब फल बन रही होती है तो उस समय भ्रूण पोष जो है ना, भ्रूण को पोषण देने के बावजूद भी रह जाती है, लेकिन पूरी तरह से किसी किसी में भ्रूण पोष खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, भ्रूण को पोषण पूरी दे देती है, उसको हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। नेक्स्ट 28 नंबर, पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? पेरिस्पर्म बीजांडकाय का अवशेष है, न्यूक्लियस का, कि भ्रूण पोष का, कि टैपिटम का, कि अध्यावरण का? टैपिटम का तो है ही नहीं, बीजांडकाय का है। कौन? पेरिस्पर्म। बीजांडकाय का कौन है? पेरिस्पर्म अवशेष है। नेक्स्ट 29 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रफलेशिया है, जिसका परागण हाथी द्वारा होती है। हाथी द्वारा। ये जो रफलेशिया पुष्प है ना, बहुत बड़ी होती है, विश्व में सबसे बड़ी पुष्प इसी को बोलते हैं, और सबसे ज्यादा गंध रफलेशिया पुष्प से ही आती है। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प चमगादड़ द्वारा परागित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प चमगादड़ द्वारा परागित होता है? उसको हम बोलते हैं कदम का पौधा। कदम का पुष्प किसके द्वारा परागित होती है? चमगादड़ द्वारा। नेक्स्ट 30 हो गई। अब मोटिवेशन के लिए कि रख हौसला, रख हौसला, मंजर भी आएगा। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अगर हौसला रखेंगे, अगर हौसला रखेंगे तो प्यासे के पास खुद समंदर चल के आएगी। ठीक है। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, यानी थकना नहीं है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, जब तक हार नहीं मानेंगे। अगर हार मान जाएंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, और मजा तो अलग बात है। नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके आगे जो है आप लोग को पता ही है, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेंगे। गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेज। थैंक्स। है क्या?